गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक विशेष टॉपिक शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत, जिस टॉपिक का नाम है जनन। जनन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टार्टिंग लेवल से स्टडी के अंदर हमारे साथ साथ चलता रहता है और अंत तक स्टडी में ये हमारे साथ रहता है। सभी प्रकार के कंपटीशन क्लासेस के अंदर भी प्रजनन या जनन से संबंधित कहीं कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई के माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने आज के प्रमुख टॉपिक जनन या प्रजनन पर। जनन क्या होता है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है, या प्रत्येक सजीव जगत के लिए जनन की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है और क्या लाभ होते हैं, और इसके कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकारों में विभिन्न जो अंतर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इन सभी प्रश्नों से संबंधित आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जनन वास्तव में एक जैविक प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया होती है और सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है और इसका आधार पोषण होता है, क्योंकि पोषण से ही प्रत्येक सजीव वृद्धि करता है। वृद्धि के साथ साथ जनन भी करता है। तो जनन का आधार पोषण होता है और उसी पोषण के आधार पर प्रत्येक सजीव अपनी जाति को बनाए रखने में सक्षम होता है। जनन एक की परिभाषा पर अगर हम बात करते हैं तो जनन एक ऐसा जैविक प्रक्रम है, जैविक प्रक्रम है जिसमें एक जीव, चाहे वो वनस्पति जगत से हो या प्राणी जगत से हो, अपने ही सदृश्य संतति का निर्माण करता है या संतति उत्पन्न करता है। यह जैविक प्रक्रम जनन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य द्वारा उत्पन्न संतति मनुष्य के सदृश ही दिखाई देती है। पेड़ से उत्पन्न संतति पेड़ के सदृश ही दिखाई देती है, या बिल्ली से उत्पन्न होने वाला नवजात शिशु सेम बिल्ली के समान ही दिखाई देता है।
यानी कि वो अपने सदस्य ही अपनी संतति जीव का उत्पन्न करता है। तो यह जो सारा प्रक्रम है, यह प्रक्रम ही जनन कहलाता है। जनन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, या वनस्पति जगत या प्राणी जगत के लिए या किसी सजीव के लिए जनन प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कई बार पूछा जाता है। तो इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य होते हैं। उद्देश्यों में पहला जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्ति विशेष का संरक्षण या जाति विशेष का संरक्षण प्रदान करना, और दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य है जाति की श्रृंखला पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना। ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के कारण जनन आवश्यक होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किसी जीव की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या प्राकृतिक रूप से किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो लगातार जीवों की मृत्यु होने के कारण एक समय ऐसा आना चाहिए जहां पर उस जाति का समापन हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि उस प्रक्रम के दौरान जनन प्रक्रम निरंतर रूप से चालू रहता है और इस जनन प्रक्रम के दौरान जाति या व्यक्ति विशेष अपना संरक्षण प्रदान करता है और अपनी जाति की श्रृंखला को बनाए रखता है, ताकि आकस्मिक रूप से होने वाली मृत्यु या प्राकृतिक रूप से होने वाली मृत्यु या जीर्णता के कारण होने वाले नुकसान की पुनः भरपाई हो सके और जाति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सके। प्रजनन के अंतर्गत जैसा कि हम देखा है कि एक जैविक प्रक्रम है और सजीव का प्रमुख लक्षण है, तो इसके कारण इसके अनेक से यहाँ पर लाभ भी हमें को मिलते हैं। लाभ के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रजनन किसी भी प्रजाति के जैव विकास में सहायक होता है। दूसरा, आनुवंशिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है, क्योंकि इसके अंदर एकल कोशिका या दो अलग अलग मात्र या पितृ कोशिका का संयुग्मन होता है और दोनों के गुणों में भिन्नता होती है, और उन दोनों गुणों के अंदर भिन्नता होने के कारण एक नई प्रजाति का विकास होता है। तो उससे जैव विभिन्नता भी उत्पन्न होती है और उस जैव विभिन्नता के उत्पन्न होने के कारण एक नई प्रजाति का विकास भी प्रजनन के माध्यम से संभव होता है। उसके बाद जीव प्रजनन करता है ताकि उसकी संतति निरंतर बनी हुई रहे। प्रजनन के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं तो इसके प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो प्रजनन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार के अंदर पहला जो प्रकार होता है वो लैंगिक प्रजनन होता है और दूसरा जो प्रकार होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लैंगिक जनन के अंदर बात करते हैं। लैंगिक जनन की डेफिनेशन अगर देखते हैं तो डेफिनेशन के अंदर लैंगिक जनन के अंदर मात्र कोशिका प्लस पितृ कोशिका, मात्र कोशिका और पितृ कोशिका यानी
नर कोशिका और मादा कोशिकाएं दोनों का संयुग्मन होता है और संयुग्मन के बाद निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और उस भ्रूण के निरंतर विकास के विभिन्न चरणों से वह होता हुआ एक नवजात शिशु का निर्माण करता है। नवजात शिशु का निर्माण करता है। ये एक एग्जाम्पल है लैंगिक जनन का, जिसके अंदर जरूरी होता है कि दो अलग अलग जनन कोशिकाएं आपस में संयुग्मित होती है और संयुग्मित होकर निषेचन की आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण करके जायगोट या भ्रूण का निर्माण करती है और उससे निरंतर अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजनों के प्रक्रम से वह जायगोट आगे विकास की मार्ग में बढ़ता हुआ नवजात शिशु का निर्माण करता है। ऐसी एक जैविक प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग मात्र व पितृ कोशिकाएं मिलकर विभिन्न प्रक्रमों से होती हुई एक नवजात शिशु का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो जनन होता है उस जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब इस प्रकार का जनन मानव के अंदर पाया जाता है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फिर दूसरे इसके प्रजनन के प्रकार में हम देखते हैं वह अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन के अंदर केवल जनन कोशिकाओं में या तो मात्र कोशिका होती है या पितृ कोशिका होती है। दोनों ही कोशिकाओं में से कोई एकल कोशिका इस प्रोसेस को पूरा करती है और इस प्रक्रम को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन के अंदर संयुग्मन और निषेचन का प्रक्रम जरूरी नहीं होता कि निषेचन हो ही, बिना निषेचन के अलैंगिक जनन संभव हो सकता है। इस प्रकार के जो जनन होते हैं वो विशेष करके जैसे अमीबा के अंदर, स्पाइरोगायरा के अंदर, हाइड्रा के अंदर ये अलैंगिक जनन के सभी उदाहरण हैं। और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम्पल अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं। लैंगिक जनन के अंदर परिभाषा के अंदर अगर हम व्यवस्थित रूप से देखें तो प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मकों से बनी रचना युग्मनज भ्रूण द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, या नया जीव भ्रूण से बनता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन के अंदर ऐसी प्रक्रिया जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इस प्रकार के जनन में जनन कोशिकाओं की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल देखें तो एकल कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक जनन करते हैं, लेकिन मनुष्य में जीवों के अंदर
लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंदर आगे बढ़ते हुए हम इसके अंतर के बारे में देखते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो इसमें सबसे बड़ा अंतर, सबसे पहले आप लोगों को परिभाषा बतानी है जैसे मैंने पूर्व में बताई है, और उसके बाद आपको इसके विभिन्न अंतरों को बताना है। परिभाषा का अंतर बताने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंतर ये होता है कि इसके अंदर दो अलग अलग कोशिकाएं भाग लेती है। जनन के अंदर दो अलग अलग कोशिकाएं भाग लेती है लैंगिक जनन के अंदर, लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर एकल कोशिका भाग लेती है। जनन प्रक्रिया के अंदर एकल कोशिका भाग लेती है। दूसरी बात, लैंगिक जनन के अंदर जब केवल जनन कोशिका के द्वारा ही लैंगिक जनन संभव हो सकता है, लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर जनन कोशिकाओं का कोई भी महत्व नहीं होता, क्योंकि ये जनन कायिक कोशिकाओं के द्वारा भी संभव होता है। तीसरा विशेष मुख्य इंपॉर्टेंट अंतर है कि लैंगिक जनन के अंदर दोनों जनन कोशिकाओं का, जिसमें मात्र कोशिका नर कोशिका के रूप में तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि लैंगिक जनन के अंदर दोनों जो जनन कोशिकाएं होती है, मात्र कोशिका और पितृ कोशिका के संयुग्मन जरूरी होता है। जब तक मात्र कोशिका और पितृ कोशिका लैंगिक जनन के अंदर संयुग्मित नहीं होंगे तो निषेचन की क्रिया संभव नहीं होगी, क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर निषेचन की प्रक्रिया अति आवश्यक होती है, चाहे वो अंतर निषेचन हो चाहे बाह्य निषेचन हो, लेकिन निषेचन होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है या जाइगोट का निर्माण होता है। परंतु अलैंगिक जनन के अंदर निषेचन आवश्यक नहीं होता है, क्यों कि ये एकल कोशिका पर आधारित जनन होता है और जनन कोशिकाओं का इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है और जनन कायिक कोशिकाओं से भी संभव होता है, इसलिए यहाँ पर निषेचन जरूरी नहीं होता है। चौथा, लैंगिक जनन के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे डीएनए की मात्रा और गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका और पितृ कोशिका से प्राप्त युग्मनज के अंदर समान बनी रहती है। परंतु इस प्रकार के अलैंगिक जनन के अंदर केवल समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन पाया जाता है कि मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र हैं, पितृ कोशिका के जनक पुत्र कोशिका में भी उतने ही गुणसूत्रों की संख्या रहती है। लैंगिक जनन के अंदर नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अंतर जो होता है लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंदर, वो
आनुवंशिक गुणों का होता है। आनुवंशिक गुण लैंगिक जनन के अंदर आनुवंशिक गुणों में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। विभिन्नता उत्पन्न होना क्यों? क्योंकि दो अलग अलग मातृ कोशिका और पितृ कोशिका दोनों के डीएनए भिन्न भिन्न होते हैं, और इन दोनों के डीएनए जब भिन्न भिन्न होते हैं तो इससे निर्मित संयुग्मन के बाद जो जायगोट या युग्मनज बनता है, और उस युग्मनज के विकास के साथ साथ जब नवजात शिशु का निर्माण होता है, उस नवजात शिशु के अंदर आनुवंशिक गुणों की भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, और इससे एक नई प्रजाति का विकास संभव हो सकता है। यह चीज अलैंगिक जनन के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर एकल कोशिका से या कई कोशिकाओं से जनन होता है, और उस जनन के दौरान जो आनुवंशिक गुण एक कोशिका में था, वही आनुवंशिक गुण संतति कोशिका के अंदर चला जाता है। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जो पितृ कोशिका या मातृ कोशिका के अंदर, एकल कोशिका के अंदर जो आनुवंशिक गुण था, वही गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है, और नई संतति का जब निर्माण होता है तो उसी में भी वही गुणों का समावेश होता है जो मातृ कोशिका या पितृ कोशिका या कई कोशिका के अंदर उपस्थित था। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के दोनों का विस्तार से अध्ययन हम अलग अलग वीडियो के अंदर आगे करेंगे। अभी इसमें हम यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली मेरी नई वीडियो जो बायो से संबंधित है वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है सारे के सारे बायो के जिनके क्वेश्चंस प्रत्येक प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके साथ ये 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक कॉमन टॉपिक है। इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।